नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण में बताने वाली हूँ कि वर्ण स्थान क्या होते हैं। वर्ण स्थान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चारण स्थान और दूसरा होता है प्रयत्न स्थान। तो आज हम उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे उच्चारण स्थान के सूत्र कौन कौन से होते हैं। पहला सूत्र होता है अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये होता है उच्चारण स्थान का पहला सूत्र। कौन सा होता है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका अर्थ होता है अर्थात आवर्ण, आहो, दीर्घ आहो। कु का मतलब होता है कु अर्थात का वर्ग, कु अर्थात का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का वर्ग के अंतर्गत आते हैं क, ख, ग, घ और ग। ये वर्ण का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। का वर्ग हो और इसके बाद हा हो या विसर्जनीय मतलब कि विसर्ग हो, विसर्ग हो। क्या हो? विसर्ग हो, विसर्ग हो। आ हो, दीर्घ आ हो, का वर्ग हो। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। और हा हो और उसके बाद विसर्ग हो। तो इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ। और इन वर्णों को क्या बोलते हैं? कंठ वर्ण बोला जाता है। इन वर्णों को कंठ वर्ण बोला जाता है, कंठ वर्ण। तो आइए समझते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो इसमें कहता है कि यदि आ वर्ग हो, आ वर्ग अर्थात आ हो, दीर्घ आ हो, कु अर्थात का वर्ग हो, क, ख, ग, घ, ङ, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग हो और हा हो, तो इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और कंठ वर्णों को क्या कहते हैं? इन्हें कंठ वर्ण भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछता है कि आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, इनमें से कुछ भी प्रश्न पूछ दे कि हा वर्ण को कौन सा वर्ण बोला जाता है उच्चारण स्थान में, तो हमें बताना है कि इन्हें कंठ वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंठ वर्ण बोला जाता है। तो अगला है इसके बाद दूसरा सूत्र है इचु यशानाम, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु। ये सूत्र क्या कहता है? यदि ई हो, दीर्घ ई हो, चु अर्थात चा वर्ग हो या शा हो, तो इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। किसका? ई हो, दीर्घ ई हो, चु अर्थात चा वर्ग हो। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और इया। ये वर्ण चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो चा वर्ग हो और या हो या फिर ये शा हो। कौन सा शा हो? ये शा हो। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। आनाम मतलब होता है इन सब का। ई हो, दीर्घ ई हो, चु अर्थात चा वर्ग हो, या हो, शा हो। आनाम मतलब होता है इन सब का। उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और इन वर्णों को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालव्य वर्ण कहा जाता है। तालव्य वर्ण बोलते हैं इन्हें। इचु यशानाम तालु। ई हो, दीर्घ ई हो और चा वर्ग हो। चू का मतलब होता है चा वर्ग। तो चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, इया। इसमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हमें तालु ही बताना है। और यदि या हो
और शा हो तो इन सब का उच्चारण स्थान तालु होता है और इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा तीसरा। अगला है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये सूत्र क्या कहता है? यदि री हो, दीर्घ री हो, टू अर्थात टा वर्ग हो, रा हो या शा हो तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। तो री हो, दीर्घ री हो और टा वर्ग हो। टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ड़। ड़ हो और रा हो या फिर शा हो तो इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है इन्हें। तो सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात री हो, दीर्घ री हो, टा वर्ग हो। टा वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ड़ा। इनमें से कोई भी वर्ण हो, रा हो या शा हो तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और इन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद अगला सूत्र है हमारा ऋतु लसानाम। ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। इसमें क्या है? ली हो, तू अर्थात ता वर्ग हो, ला हो, सा हो तो इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। किन सब का? ली हो, ली का ली ही रहेगा, ली का दीर्घ नहीं होता है तो ली हो, तू हो अर्थात ता वर्ग। ता वर्ग हो, ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और ना। तो ता वर्ग हो, ल हो और स हो तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है और इन वर्णों को क्या कहते हैं? दंत्य वर्ण। इन वर्णों को दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। तो ऋतु लसानाम दत्ता। ली हो, तू अर्थात ता वर्ग हो। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, ना और ला हो या सा हो तो इन सब का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है, पांचवा सूत्र है। कौन सा है? उपु पद्मानीया नाम। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। उपु पद्मानीया नाम ओष्ठौ। ये सूत्र क्या कहता है कि उ हो, दीर्घ उ हो, पु अर्थात प वर्ग हो और उपधमानीय। यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा है तो यहाँ पर हो जाएगा उप प्लस उ तो क्या हो जाएगा? उपधमानीय। क्या हो जाएगा? उप प्लस उ तो हो जाएगा उपधमानीय। तो उ हो या दीर्घ उ हो, पु अर्थात प वर्ग हो और उपधमानीय हो तो इन सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। किन सब का? उ हो, दीर्घ उ हो, पु अर्थात प वर्ग हो तो प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ और म। तो इन प वर्ग का और उपधमानीय इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है और इन वर्णों को क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण। इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। कौन से वर्ण? ओष्ठ वर्ण।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऊ अर्थात ऊ हो, दीर्घ ऊ हो, और पु अर्थात पा वर्ग हो, और उपधमानीय, इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद अगला सूत्र है, अगला है यम गणनानाम नासिका च, यम गणनानाम नासिका च। ये सूत्र क्या कहता है कि या हो, मा हो, गा हो, डा हो या ना हो, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। या हो, या, मा, गा, ड़ और ना, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और इन वर्णों को क्या कहते हैं? नासिक वर्ण। इन वर्णों को नासिक वर्ण भी कहा जाता है। और इसमें दिया है चा, यानी कि और। इन वर्णों को नासिक वर्ण भी कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। और साथ साथ कौन सा होता है? जैसे कि हमारा यहाँ वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान एक तो नासिका है और दूसरा कौन सा होगा? तो ये किस वर्ण का है? चा वर्ग का पांचवा वर्ण है। चा वर्ग का पांचवा वर्ण है यहाँ। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? इचु यशानाम तालु। तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु भी होता है और नासिका भी होता है। क्या क्या होता है? तालु भी होता है और नासिका भी होता है। तालु और नासिका दोनों होते हैं यहाँ का उच्चारण स्थान। और माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये माँ, एक तो इसका नासिका हुआ उच्चारण स्थान और दूसरा है पा वर्ग का पांचवा वर्ण है। कौन सा है? पा वर्ग का पांचवा वर्ण है माँ। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? उपपदमानीया नाम ओष्ठौ। तो इसका क्या होगा? एक तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हुआ और दूसरा होगा नासिका। ओष्ठ और नासिका, ये हुआ माँ का उच्चारण स्थान। इसके बाद है गा। तो गा का उच्चारण स्थान एक तो नासिका है और दूसरा है हमारा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कु अर्थात का वर्ग के अंतर्गत आता है हमारा गा। तो का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो इसका उच्चारण स्थान होगा एक तो कंठ और नासिका। कंठ और नासिका, ये है हमारा गा का उच्चारण स्थान। इसके बाद है ड़। तो ड़ का उच्चारण स्थान एक तो हमारा नासिका है और दूसरा है जो ता वर्ग के अंतर्गत आता है। ता वर्ग के नहीं, सॉरी, टा वर्ग के अंतर्गत। तो टा, ठा, डा, ढा, डा, टा वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो टा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा और नासिका। क्या होगा? मूर्धा और नासिका। इसके बाद है हमारा ना। ना है, एक तो इसका उच्चारण स्थान नासिका है और दूसरा है ता वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसका होगा, एक तो हुआ नासिका और दूसरा ता वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ना का उच्चारण स्थान एक तो होता है नासिका और दूसरा होता है ऋतु लसानाम दंता। तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत और नासिका। दंत होता है और नासिका, इन सब के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से? या वर्ण का होता है तालु नासिका, मा वर्ण का होता है ओष्ठ नासिका, गा वर्ण का होता है कंठ नासिका, ड़ा वर्ण का होता है मूर्धा और नासिका, ना वर्ण का होता है दंत और नासिका। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा, मान लिया जैसे कि पूछा गया मा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमें क्या बताना है? उसमें से ऑप्शन दिए हैं, जैसे तालु, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा, इसमें से कुछ भी दिया हो या दिया हो नासिका, तालु, कंठ और मूर्धा। तो हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो इसका उच्चारण स्थान नासिका ही रहेगा। यदि दो उच्चारण स्थान एक साथ दिए हैं तो हमें लिखना है, यदि माँ का उच्चारण स्थान पूछता है कि माँ का उच्चारण स्थान क्या है और साथ में दिया है तालु नासिका, ओष्ठ नासिका, कंठ नासिका और मूर्धा नासिका, तो हमें बताना है ओष्ठ और नासिका।
यदि ऐसे ही पूछ दिया कि यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है और ऑप्शन में है तालु, दंत, ओष्ठ और नासिका, तो हमें नासिका को ही सही लगाना है। नासिका ही इसका सही आंसर है। इसके बाद ये अब हो गया यम गणनानाम नासिका च। तो अब पता हो गया कि इन सबके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। यम गणना, पहला तो इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है और दूसरा होता है य वर्ण का तालु नासिका, मा वर्ण का ओष्ठ नासिका, गा वर्ण का कंठ नासिका, रा वर्ण का मूर्धा नासिका और न वर्ण का दंत और नासिका। अब इसके बाद देखते हैं हमारा अगला सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो का मतलब है, ए का मतलब है ए और आई। अतोह का मतलब है यानी कि षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, जैसे कि होता है रामस्य, रामयोः और रामाणाम। तो यहाँ पर है ए दयितोः, तो ये द्विवचन का रूप है। षष्ठी विभक्ति द्विवचन मतलब ए और औ, इन दोनों का। तो द्विवचन में क्या होता है? इन दोनों का। तो यहाँ पर होगा ए और आई, ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। कंठ तालु क्यों है? ए वर्ड जो है हमारा वो दो वर्डों से मिलकर बनता है। किससे? आ और ई, इससे मिलकर बनता है हमारा ए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। कैसे होता है? इचु यशानाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु और आ और ई मिलकर बनते हैं ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ तालु। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण इन वर्णों को कहा जाता है। तालव्य वर्ण। ए और आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है ओ दौतोः। ओ दौतोः कंठोष्ठम। ओ दौतोः कंठोष्ठम। ओ दौतोः मतलब ओ और औ इन दोनों का। ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठम, यानी कि कंठ और ओष्ठ। और इन वर्णों को क्या कहा जाता है? कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। किसका? ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहा जाता है। अगला सूत्र है हमारा वकारस्य। वकारस्य दन्तोष्ठम। वकारस्य दन्तोष्ठम। यहाँ पे आया है अस्य। अस्य क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है अस्य। द्विवचन का रूप है अयोः और बहुवचन का रूप होता है आनाम। तो जब आनाम था वहां पर था जैसे कि अकुह विसर्जनीय नाम, तो वहां पे कई सारे वर्ड थे। कौन कौन से थे? आ था, दीर्घ आ था, का वर्ग और हा था और विसर्ग था। तो इन सबका, जहाँ पर बहुत सारे वर्ड होते हैं वहां पर इन सबका होता है। जहाँ पर दो वर्ड होते हैं वहां पर इन दोनों का यानी द्विवचन प्रयोग होता है। और जहाँ पर सिर्फ एक है, कौन सा है? व है। तो व क्या है? एक है। तो वकारस्य यानी व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। व यहाँ पर अकेला है अर्थात एक वचन है, तो यहाँ पर होगा व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। इन वर्णों को यानी व वर्ण दंतोष्ठ है तो इसको दंतोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। दंतोष्ठ वर्ण क्यों कहा जाता है?
क्योंकि व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों के माध्यम से होता है, दोनों की सहायता से ही होता है। यदि हम केवल दंत का प्रयोग करेंगे तब भी वा नहीं बोल पाएंगे और केवल ओष्ठ का प्रयोग करेंगे तब भी वा का उच्चारण स्थान सही नहीं होगा। तो इसलिए वा का उच्चारण स्थान होता है दंत और ओष्ठ। इन्हें दंतोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला सूत्र है जीवा मूल्यस्य जीवामूलम्। इसका अर्थ है कि जीवामूलीय का उच्चारण स्थान जो होता है वह जीवामूल होता है। क्या होता है? जीवामूलीय का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूलम। क्या होता है? जीवामूलम। और इन वर्णों को क्या कहते हैं? जीवामूलीय वर्ण। जीवामूलीय वर्ण कहा जाता है। तो जीवामूलीय वर्ण कौन से होते हैं? आधा विसर्ग यदि का और खा के पहले लग जाए, आधा विसर्ग यदि का और खा के पहले लग जाए तो वो होते हैं जीवामूलीय वर्ण। तो जीवामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवामूलम। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। अर्थात नासिका का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार। नासिका का उच्चारण स्थान अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार। और इन वर्णों को क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्थान अनुस्वार होता है उन्हें नासिक वर्ण कहा जाता है। नासिक वर्ण।